सरकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने खुद पर वफाकी हुकूमत की जानिब से हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, न्याजी हुकूमत पार्लियामेंट लॉजेस के वाक़े के बाद हम पर सिंध हाउस पर भी हमले की तैयारी कर रही है। हमें नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार न्याजी सरकार होगी। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने खुद पर वफाकी हुकूमत की जानिब से हमले का खदशा जाहिर कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली के यू टर्न पर यू टर्न। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कल के बयान पर कायम है। पीटीआई के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। हुकूमत को तसादुम से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली के यू टर्न पर यू टर्न। कल इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान 100% मुश्किल में है। सुबह बयान में वजाहत दी कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। शाम को इंटरव्यू में कल वाले बयान पर कायम रहने का भी ऐलान कर दिया। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बीएपी एमक्यूएम का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की तरफ है। इमरान खान ने इंटरव्यू के बाद कोई राबता नहीं किया। एक सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जरदारी, शहबाज शरीफ और फजल रहमान ने वज़ारत आला की पेशकश की है। पीटीआई के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने शेख रशीद को भी आड़े हाथों ले लिया और हुकूमत को तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। परवेज इलाही ने बताया, शेख रशीद से कहा था खुदा का खौफ करें। परवेज इलाही ने मजीद कहा, उस्मान बुज़दार से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार के वालिद कहते थे उन्हें आपने साथ लेकर चलना है। बड़ी ही कोशिश के बाद उस्मान बुज़दार को तहसील नाज़िम बनवाया था। चौधरी परवेज इलाही का कहना था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑपोजिशन निकले और हुकूमत भी निकल आए। जितनी भी तहरीकें देखी, तसादुम ही हुकूमत के जाने की वजह बनी। तसादुम में भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई थी। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साला कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, इमरान खान से हाथ मिलाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। 4.25 साल अपोजिशन को दीवार से लगाए रखा। इमरान खान को ईमानदार वज़ीर आज़म ना कहा जाए। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ को शामिल न किया जाए क्योंकि इमरान खान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। एक सवाल पर शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। हमें भी वज़ीर आज़म से बात करने की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि तब्दीली के नारे लगाकर मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान को सिफाती तौर पर तनहा कर दिया गया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया। अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी और अद्वियात पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। डेवलपमेंट की बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी में करप्शन हुई। नारा लगाया था वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। 4.25 साल अपोजिशन को दीवार से लगाए रखा। इमरान खान को ईमानदार वज़ीर आज़म न कहा जाए। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। अपोजिशन बमुकाबला हुकूमत सियासी राब्तों में तेजी आ गई। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर उनसे अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर को MQM से होने वाली बातचीत से आगाह किया। मुलाकात में इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों और हुकूमती रवैये पर भी बातचीत हुई। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेरे बहस आई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत से सियासी इख्तिलाफ है
मगर OIC कॉन्फ्रेंस की कामयाबी चाहते हैं। OIC की कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान के मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। कतर अगर उसके कि हमारी बदतरीन हुकूमत से हज़ारों इख्तिलाफ़ हैं, लेकिन जब बाहर से पाकिस्तान के मेहमान आते हैं तो मेहमान नवाजी का तकाज़ा ये है कि मेहमानों की इज़्ज़त की जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। लॉन्ग मार्च में कौन कहां से निकलेगा ये वक्त पर बताएंगे। तो मैं आज दावत देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले ही मैंने आपकी दावत कबूल की। उनका कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, ये जैसा करेंगे उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। 3 चूहों नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान के करब टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे मौका दिया, अब 1 गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। वजीर आजम का सवात में जलसे से खिताब, कहा 100 गीदड़ों की कौम का सरदार शेर हो वो जीत जाएगी और 100 शेरों की कौम जिसका लीडर नवाज शरीफ जैसा हो वो नहीं जीतेगी। उन्हें डर है कि इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो ये जेल जाएंगे। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। कौम पर लाजिम है कि बुराई के खिलाफ खड़ी हो। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा और इन सब ने मुझे मौका दिया है। इंशाल्लाह 1 गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। को सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीन की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि किसके खिलाफ खड़ी हो। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनूबी कोरिया के योनसक यूल को सदर बनने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, जनूबी कोरिया के साथ मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की ख्वाह है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनूबी कोरिया के योनसक यूल को सदर बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, जनूबी कोरिया के साथ मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात के ख्वाह है। और अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस ज़ेर समाअत आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीजी नैब लाहौर जमील अहमद की तैनाती चैलेंज करने से मुतालिक केस की समाअत होगी। वज़ीर आज़म के तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने का केस अदालत में ज़ेर समाअत आएगा, जबकि इस्लामाबाद की अदालतों में आज ज़ेर समाअत आने वाले मुकदमात की तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बढ़नी। उमर बढ़नी, बताइएगा कौन कौन से अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आएंगे आज? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीजी नैब लाहौर जमील अहमद की तैनाती चैलेंज करने से मुतल्लिक केस की समाअत होगी, जबकि वज़ीर आज़म के तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने का जो केस है उसकी आज समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। लापता अफराद की बाजियाबी केस में वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहां पर JE11 जो लड़का और लड़की तशद्दुद केस था उसकी समाअत होगी और मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस ज़ेर समाअत आएंगे। उमर बढ़नी हमें आगाह कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया। लाहौर के एहतसाब अदालत में चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स स्कैंडल केस में वज़ीर जंगलात सब्तैन खान समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। सब्तैन खान ने नैब रेफरेंस की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद फैसल खान से। जी फैसल। हाँ जी बिल्कुल, PTI के रहनुमा सब्तैन खान अब से कुछ देर बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। याद रहे कि उन पर नैब की जानिब से रेफरेंस फाइल किया जा चुका है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सब्तैन खान ने जब वो वज़ीर थे उन्होंने चिन्योट में माइंस और मिनरल्स का ठेका मनपसंद अफराद को दिया था
اور اس کی وجہ سے خزانے کو 6 ارب روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ اور آج کے کیس کی خاص بات یہ ہے کہ آج جو ہے سفتین خان نے باقاعدہ نیب کی جانب سے جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور آج جو ہے عدالت نے وکلا سے باقاعدہ جو ہے اس معاملے میں دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں۔ اب اپنی درخواست میں سفتین خان کا موقف یہ ہے کہ نیب کا کہ یہ والا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور نیب کا ریفرنس فائل کرنے میں جو قانونی پوائنٹس ہیں ان کو پورا جو ہے نہیں کیا گیا، اس لیے نیب کا ریفرنس جو ہے خارج کیا جائے۔ اور نیب کی جانب سے بھی آج جو ہے عدالت میں جواب جمع کرایا جائے گا، اور احتساب عدالت کے جج جو ہیں اب سے کچھ دیر بعد۔ ٹھیک ہے محمد فیصل، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ آئین پارلیمنٹ پر حملہ، سول نافرمانی کرنے اور بجلی کے بل جلانے والا الیکشن کمیشن کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی شکوں 181، 233 اور 234 کے تحت عمران صاحب کے خلاف کارروائی کرے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران صاحب کا اپنا طرز عمل بتا رہا ہے کہ انہیں آئین اور قانون کا احترام نہیں، ریاستی وسائل کے استعمال کی خلاف ورزی اور الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن ایس 233 کے تحت عمران صاحب کو سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا ایک طرف آئین اور قانون اور قوم ہے، دوسری طرف عمران صاحب تنہا کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کے لیے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کو کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے چیئرمین یونین کونسل سردار مہتاب، سی ڈی اے مزدور یونین، سی ڈی اے آفیسرز یونین سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کالعدم قرار دیتے ہوئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بجائے نئے آرڈیننس کے تحت بلدیاتی انتخابات سے روک دیا، اور ہدایت کی کہ وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی انتخابات نئے آرڈیننس کے تحت نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کے تحت الیکشن کرائے۔ درخواستوں میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے نیا بلدیاتی نظام لانے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وکیل نے بتایا کہ 19 نومبر کو پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہوا، 23 نومبر کو آرڈیننس جاری ہوا۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں چیئرمین کا کردار محدود کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف نیب میں کوئی انکوائری زیر التوا نہیں، قومی احتساب بیورو نے وضاحت جاری کر دی۔ نیب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مونس الہی کو گرفتار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیب کے بارے میں تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور ریفرنس میں نیب نے شریک ملزمان کی بریت درخواستوں پر جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے 21 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی۔ احتساب عدالت میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ کرپشن ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ مراد علی شاہ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری لگائی۔ نیب نے 6 شریک ملزمان نجم الحسن، شاہ نواز، آغا واصف اور دیگر کی بریت کی درخواستوں پر جواب جمع کراتے ہوئے درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کی۔ سلطان احمد فاروق، مسعود نقوی کی جانب سے بھی نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں، جن پر عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے کہ فرد جرم اور درخواست بریت پر بحث کے لیے 21 اپریل کی تاریخ رکھ دی ہے، جس پر وکلا نے استدعا کی کہ عید کے بعد کی تاریخ نے دور سے آنا ہوتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چلتے پھرتے رہیں تو بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ عدالت نے سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ملتان میں صفائی ستھرائی کی صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ مختلف گلیوں شاہراہوں پر گندگی اور کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں۔ پلواصل چوک کے قریب پلاٹ میں کچرے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز ون حیدر عباس سے، جو اس وقت پلواصل روڈ پر موجود ہیں۔ جی حیدر عباس، صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر کے متعدد علاقوں میں جو ہے گندگی کی وجہ سے شہریوں کا رہنا اور وہاں گزرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے۔ میں اس وقت پل واصل چوک پر موجود ہوں،
यहाँ पर जो है एक प्लॉट है, उसमें जो है ये गंदगी और कचरा जो है वो काफ़ी तादाद में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका यहाँ पर जो है रहना मुश्किल है, क्योंकि बदबू की वजह से, और दूसरा जो है मच्छरों की बहुतात है। मौसम भी तब्दील हो चुका है, मच्छरों की वजह से जो है मलेरिया फैलने का भी खदशा है और दीगर जो बीमारियां और ताफून फैलने का भी खतरा जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका यही मुतालबा है कि इस कचरे को फौरी तौर पर जो है उठाया जाए। जी ठीक है हैदर अब्बास, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, आसफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकराने का मामला, पीपल्स पार्टी ने डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से लिखे गए खत में ड्रोन कैमरा टकराने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया गया। खत में ISI से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। और पाकिस्तान OIC इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC का 48वां इजलास होगा। इजलास में 57 रुकने ममालिक के नुमाइंदा शरीक होंगे। ISPR ने 23 मार्च 2022 के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमा पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के सिलसिले में जारी किया गया। शाद रहे पाकिस्तान 23 मार्च 2022 के हवाले से जारी किया गया। ये गीत इस अर्ज़े पाक के नाम एक दुआ है जो हर अब पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बनकर ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान के मारूफ कंपोज़र शुजा हैदर ने गीत को लिखा, खूबसूरत धुन तरतीब दी। शाहिद शुजा के हैदर की बेहतरीन आवाज़ों ने गीत को और भी खूबसूरत बना दिया। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ISPR ने 23 मार्च 2022 के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमा पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के सिलसिले में जारी किया गया। शाद रहे पाकिस्तान 23 मार्च 2022 के हवाले से जारी किया गया। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 2 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,319 हो गई। मजीद 514 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.33% रही। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क भर में तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि सोच समझकर मामूल की ज़िंदगी की तरफ जाने का फ़ैसला किया है। वबा ख़त्म नहीं हुई मगर ख़ात्मे के करीब है। वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी। के सरबराह असद उमर की मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। आज ये फैसला किया है कि जितनी भी बंदिशें लगी हुई हैं इस वक्त हमारी कोरोना के लिहाज से, यानी शादियां जो अंदर जो होती हैं, इंडोर जो शादियां होती हैं या इंडोर डाइनिंग होती है, उसके ऊपर जो पाबंदियां थी, मार्केट्स के ऊपर जो पाबंदियां थी, उनको भी तमाम को खत्म किया जा रहा है। असद उमर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वैक्सीन लगवाने और फिजाई सफर के हवाले से पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है पाबंदियां खत्म करने से वबा में कुछ इजाफा हो, लेकिन हम दोबारा भी इकदाम कर सकते हैं। इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर मॉनिटर करते रहेंगे कि ये जो हमने फैसला किया है, इसके बाद वबा का जो रवैया है, बिहेवियर है, वो मुल्क के अंदर कैसा होगा। और जाहिर है हमारे पास 2 साल का अब एक तजुर्बा हासिल है। अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आई जिसकी वजह से कोई इक़दाम करने की ज़रूरत हुई तो वो हम हमेशा कर सकते हैं और करेंगे भी, और बर वक्त करेंगे जैसे पहले भी किया है। असद उमर का कहना था कि 12 साल से ज़ायद उम्र के 87% अफराद वैक्सीनेशन करा चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए सबने मिलकर 2 साल बेहतरीन काम किया।
कराची में पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे असलहा बरामद हुआ। कराची में पुलिस मुकाबला नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी में हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई।